नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग कक्षा 9 के अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई इस विषय पर चर्चा कर रहे थे और चर्चा करते हुए अभी तक हमने जीवों की मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका है, इस पर चर्चा किया। उससे आगे बढ़ते हुए कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, इस पर चर्चा किया। उसके बाद दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट किया। अंतर स्पष्ट करने के साथ साथ हमने प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं दोनों के संरचना को भी देखा और साथ साथ यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कितने घटक होते हैं, संघटक क्या होते हैं, इन पर भी अभी तक हमने चर्चा किया है। आइए बच्चों, अब एक एक कर कोशिकाओं के, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के जो संगठक हैं उन संगठक पर एक एक कर हम चर्चा करेंगे। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग कोशिका के संगठक के रूप में सबसे पहले कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति पर चर्चा करेंगे। हर शिकार हो जाएगा। कोशिका भित्ति पर चर्चा करेंगे हम लोग। अब आइए देखिए क्या होता है कोशिका भित्ति। यह कोशिका भित्ति कोशिकाओं की सबसे बाहरी संरचना है, बाहरी परत। क्या है बच्चों? यह बाहरी परत है, अर्थात कोशिका भित्ति कोशिका की सबसे बाहरी परत को हम लोग कहते हैं। और यह कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है, यानी कि पादप कोशिकाओं में पाई जाएगी। जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित होती है। तो यह बाहरी परत होती है, किसमें? बाहरी परत होती है। और पादप कोशिका में उपस्थित होती है। पादप कोशिका में उपस्थित होती है, परंतु यह जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। ठीक है, पादप कोशिका में उपस्थित परंतु जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। अनुपस्थित होती है। अच्छा बच्चों, यह पादप कोशिका के अलावे भी यह कवक में पाई जाती है, कवक में भी उपस्थित होती है और साथ साथ यह जीवाणुओं में भी उपस्थित होती है। जीवाणु में भी उपस्थित होती है। अच्छा, एक बात देखते हैं कि यह कोशिका जो है, यह कोशिका भित्ति कोशिका के बाहर है, बाहरी परत है, तो यह सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है। क्या करते हैं? यह सुरक्षा प्रदान करती है। किसको? सुरक्षा प्रदान करती है। और कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है और कोशिका को फटने से, डैमेज होने से, टूटने से बचाती है। इनकी जब हम संरचना देखते हैं तो यह कोशिका भित्ति अलग अलग पादप में, अगर इनकी संरचना देखते हैं तो कोशिका भित्ति पादप में किसकी बनी होती है बच्चों? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। जब इनको कवक में देखते हैं, कवक में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। काइटिन की बनी होती है, ध्यान रखना है, ये सब आपसे पूछे जाते हैं। और जीवाणुओं में यह कोशिका भित्ति, जीवाणुओं में अगर देखा जाए तो यह कोशिका भित्ति जो है एक प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन पेप्टिडो
पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। अर्थात यह कोशिका भित्ति सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है, कोशिका के बाहर रहती है और इनकी संरचना अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। जैसे पादपों में सेलुलोज की बनी होती है, कवक में काइटिन की बनी होती है, जीवाणुओं में प्रोटीन है, पेप्टिडोग्लाइकन उसकी बनी होती है। काइटिन भी एक प्रकार का प्रोटीन ही है बच्चों। अब यह कोशिका भित्ति की जरा देख लें हम लोग कैसी है। तो कोशिका भित्ति जो है, यह कोशिका भित्ति कैसी है? कोशिका भित्ति यह सख्त है। सख्त है मतलब लचीली नहीं है, यह हार्ड है, कड़ई है। और साथ ही साथ यह मजबूत है, मोटी है, मजबूत भी है, तभी तो इसको सुरक्षा प्रदान करती है, और मोटी भी है। साथ साथ यह सरंध्र है। सरंध्र का मतलब क्या होता है बच्चों? सरंध्र है मतलब इनसे छोटे छोटे अणु आसानी से आर पार जा सकते हैं। इन जैसे आप ले लीजिए छोटे छोटे हमारे सॉल्ट्स के मॉलिक्यूल हो गए, वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, विटामिन्स कुछ हो गए, जो पेड़ पौधे मिट्टी से एब्जॉर्ब करते हैं, उन सब को यह कोशिका भित्ति से पार करके कोशिका में वो सब मॉलिक्यूल जा सकते हैं। इसलिए यह सरंध्र है। सरंध्र है मतलब इसके आर पार जा सकते हैं। इन एक कोशिका भित्ति जो है दूसरे कोशिका भित्ति के साथ जुड़ी हुई होती है, कुछ इस प्रकार से जुड़ी होती है। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि यह एक कोशिका है, यह कोशिका है, और इसी के बगल में दूसरी भी कोई कोशिका आएगी, दूसरी कोशिका भी आएगी, इधर और भी कोशिकाएं इस तरीके से अरेंज रहेंगी, और यह कोशिका भित्ति के अंदर फिर कोशिका झिल्ली होगी, कोशिका झिल्ली होगी। अब यहाँ पर की संरचना हम जरा देखते हैं कि किस प्रकार से इसकी संरचना है। इसकी संरचना को हम जब विस्तृत रूप से जरा देखते हैं तो पता चलता है कि यह इस प्रकार से पहले सेल की कोशिका भित्ति हो गई, यह दूसरे सेल की कोशिका भित्ति हो गई, और इनके बीच में एक सीमेंटिंग लेयर मौजूद है, और पहले का प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटिन्यू करते हुए दूसरे के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से एक कोशिका से दूसरे कोशिका के बीच में आने जाने का रास्ता बना हुआ है। ये आपकी कोशिका भित्ति हो गई, लिख देते हैं इसको। यह कोशिका भित्ति हो गई, कोशिका भित्ति हो गई, और यह भी कोशिका भित्ति है, यह और यह कोशिका भित्ति है। ये पहला सेल है और यह दूसरा सेल है। बीच में जो लेयर है इसको हम लोग कहते हैं इस मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला के द्वारा एक सेल की कोशिका भित्ति दूसरी सेल की कोशिका भित्ति से सीमेंटेड रूप में जुड़ी हुई है, और यह इतना अच्छा जोड़ है, मजबूत जोड़ है कि एक पादप कोशिका दूसरी पादप कोशिका से जल्दी अलग नहीं होती है। इस प्रकार वो
एक दूसरे से अच्छे तरीके से ज्वाइंट रहते हैं। और बीच में बच्चों जो जगह आ गया, इस जगह को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहते हैं बच्चों? प्लाज्मोडेस्माटा। इन प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से पादप कोशिका, एक पादप कोशिका दूसरे पादप कोशिका से जुड़ी रहती है और उनके बीच कोशिका द्रव्य का आदान प्रदान होता रहता है। और इसी प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से एक कोशिका से कुछ अणु जो हैं वह कुछ मॉलिक्यूल, कुछ पदार्थ इससे क्रॉस करके दूसरी कोशिका में आ सकते हैं। तो इस प्रकार से कोशिका भित्ति एक बाहरी परत हो गई, पादप कोशिका में उपस्थित है, जंतु कोशिका में उपस्थित है, साथ साथ यह कवक में, जीवाणुओं में भी उपस्थित है। इनकी संरचना देखते हैं तो पादप में सेलुलोज से बनी होती है, कवक में काइटिन से बनी होती है, जीवाणुओं में यह प्रोटीन की बनी होती है जिसे पेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन के अलावा भी और भी अन्य पदार्थ रहते हैं, मुख्य रूप से पेप्टिडोग्लाइकन रहता है। आगे की कक्षाओं में और भी विस्तृत रूप से आप इनके बारे में जानेंगे। और यह सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका भित्ति सख्त होती है, मजबूत होती है, मोटी होती है और सरंध्र होती है। अर्थात सरंध्र होने का मतलब है कि इससे होकर विभिन्न प्रकार के पदार्थ, छोटे छोटे सूक्ष्म पदार्थ आसानी से आर पार जा सकते हैं। कोशिका भित्ति के बाद उनके कार्यों को देख लेते हैं बच्चों की। इनके मुख्य कार्य क्या है? कोशिका भित्ति के मुख्य कार्य क्या है? कोशिका भित्ति के कार्य, तो जैसा कि इनका प्रमुख कार्य है, पहला प्रमुख कार्य है सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करना। कोशिका भित्ति कोशिका को सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। अब चूंकि यह कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के बाहर रहती है और कोशिका झिल्ली आसानी से लचीली होती है और बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह उसमें आसानी से अंदर जा सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल कोशिका के अंदर चले जाएंगे तो कोशिका झिल्ली फूल जाएगी और फूल के बाहर की तरफ एकदम टाइट हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप देखते हैं कि किशमिश को अगर पानी में डाल देते हैं तो किशमिश फूल के टाइट हो जाता है। ठीक, अगर कोशिका भित्ति नहीं रहती तो यह कोशिका झिल्ली इतनी फूल जाती कि वह ब्रस्ट कर जाती, जैसा कि जंतु कोशिका में होता है। जंतु कोशिका में अगर वाटर मॉलिक्यूल एक्सेस में कोशिका के अंदर चला गया तो वह कोशिका ब्रस्ट कर जाती है, टूट जाती है। परंतु पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होने के कारण इस प्रकार की घटना नहीं होती। ज़्यादा पानी चला जाने के कारण कोशिका झिल्ली पूरी तरीके से फूल जाती है और यह फूलने के बाद कोशिका भित्ति पर दबाव लगाती है। कोशिका भित्ति चूँकि एक सख्त संरचना है इसलिए यह उस दबाव को झेल जाती है और जितना कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति पर प्रेशर डालती है, दबाव डालती है, उतना ही कोशिका भित्ति भी कोशिका झिल्ली पर दबाव डालती है। ठीक, न्यूटन के तीसरे गति के नियम के यानी कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। तो कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति पर दबाव डाल रही है और कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली पर दबाव डाल रही है। इस प्रकार दोनों दबाव एक दूसरे को बैलेंस किए रहते हैं और सेल कोशिका टूटने से, फूटने से उसका बचाव हो जाता है, यानी कि यह एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान कर रही है। कोशिका भित्ति के द्वारा लगाया गया बल, कोशिका भित्ति के द्वारा कोशिका झिल्ली पर लगाए गए बल को हम लोग वाल प्रेशर, कोशिका भित्ति या वाल प्रेशर, दीवार की कोशिका भित्ति के दीवार के द्वारा लगाया प्रेशर भी कहते हैं। सुरक्षात्मक आवरण के अलावा यह
दूसरे कार्य इसके हैं कि यह कोशिका को दृढ़ संरचना प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? दृढ़ संरचना प्रदान करती है। संरचना प्रदान करती है। दृढ़ संरचना का अर्थ क्या है बच्चों? कि पादप कोशिकाएं जिनमें कोशिका भित्ति रहती है उनकी संरचना दृढ़ हो जाती है, एक फिक्स हो जाती है, वह ज़्यादा लचीली नहीं होती है और एक सारी कोशिकाएं सख्त, मजबूत और दृढ़ होके एक निर्माण करती है, एक हार्ड और सख्त संरचना का निर्माण करती है। जैसे देखिए इस प्रकार की अगर कोशिकाएं आपस में फिक्स हो गई है, इस प्रकार से पादप कोशिकाएं आपस में दृढ़ हो गई हैं, तो यह इस तरह से निर्माण करती हैं, एक दृढ़ संरचना का निर्माण कर लेती हैं। इस प्रकार से आपस में यह सब एक दृढ़ संरचना का निर्माण करेगी और दृढ़ संरचना के निर्माण से पादप कोशिकाएं कठोर संरचना को प्राप्त करती हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये पादप कोशिकाएं हैं और ये कोशिका भित्ति की संरचना सिर्फ मैंने बनाया है। इस प्रकार से यह एक दृढ़ संरचना का निर्माण करती है और इसी के कारण आप देखते होंगे कि फर्नीचर, लकड़ी के जो फर्नीचर वगैरह बनते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं। जिस पेड़ पौधों में जितनी बढ़िया दृढ़ संरचना पाई जाएगी वह उतना ही अधिक मजबूत और टिकाऊ होगा। दृढ़ संरचना के साथ साथ यह सरंध्र होने के कारण यह पदार्थों के आवागमन में सहायता करती है। पदार्थों के आवागमन में सहायता करती है। पदार्थों के आवागमन में सहायता करती है, अर्थात इनसे होकर आसानी से बहुत सारे पदार्थ जैसे सॉल्ट्स, मिनरल्स, खनिज लवण, जल, ये सब आसानी से कोशिका भित्ति से पार करते हुए, कोशिका झिल्ली को पार करते हुए कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं और जहाँ उनकी आवश्यकता होती है वहाँ उनका योगदान अपना करते हैं। उनसे अलग अलग तरह के पदार्थों का, नए पदार्थों का निर्माण कोशिकाओं के अंदर किया जाता है। एक और इनका खास है कि यदि कोशिका भित्ति टूट फूट हो जाती है तो कोशिका भित्ति में मरम्मत करने की क्षमता होती है। मरम्मत या पुनर्जनन जिसको हम लोग कहते हैं, मरम्मत या पुनर्जनन करने की क्षमता होती है। करने की क्षमता होती है। अर्थात बच्चों, किसी कारण से यदि कोशिका भित्ति टूट जाती है, नष्ट हो जाती है या किसी प्रकार से उसको क्षति होती है तो कोशिका भित्ति में ऐसा पावर है, ऐसा उसके पास कैपेसिटी है कि वह अपने आप को मरम्मत कर लेती है, पुनर्जनन कर लेती है और अपने टूट फूट को वह रिपेयर कर लेती है, सही कर लेती है। तो इस प्रकार से कोशिका भित्ति के मुख्य कार्य आपके सामने है। सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करना, दृढ़ संरचना प्रदान करती है, पदार्थों के आवागमन में सहायता करती है, साथ ही साथ यह मरम्मत और पुनर्जनन करने की क्षमता होती है इसमें, जिसके कारण यदि प्लांट सेल या पादप कोशिका किसी प्रकार की दुर्घटना से या फिर किसी प्रकार का उनमें डैमेज होता है तो वह आसानी से उस टूट फूट को मरम्मत कर पाती है। कोशिका भित्ति के बाद
कोशिका की अगली संरचना, अगले संगठक हैं कोशिका झिल्ली। आइए बच्चों चर्चा हम लोग करते हैं कोशिका झिल्ली पे। तो जैसा कि बच्चों अभी हम लोग देखे, कोशिका भित्ति एक सख्त संरचना है, एक मोटी है, मजबूत संरचना है। ठीक उसके उलट कोशिका झिल्ली एक लचीली संरचना है। इस कोशिका झिल्ली को हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। इसलिए कोशिका झिल्ली कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा, प्लाज्मा झिल्ली बात एक ही है। प्लाज्मा झिल्ली। तो यह कैसी संरचना है बच्चों? यह लचीली संरचना है। कैसी है? लचीली है। लचीली कहने का मतलब क्या है? आपने रबर देखा, आप रबर को अगर खींचते हैं तो यह लंबा हो जाता है, इसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, और जब उसमें बल लगाना छोड़ देते हैं तो वापस अपने यह पुराने आकार में आ जाता है। इसी प्रकार की कोशिका झिल्ली भी एक लचीली संरचना है। रबर की इतना ज़्यादा लचीली तो नहीं है, परंतु यह कुछ हद तक लचीली है, अर्थात इसमें खिंचाव हो सकता है, और खिंचाव होने के कारण, इसमें बदलाव होने के कारण इसमें दृढ़ संरचना नहीं पाई जाएगी। यह कोशिका के जिस प्रकार से कोशिका में बल लग रहा है उसके अनुसार से यह बदलाव होगा, इसमें कोशिका झिल्ली में बदलाव होगा। लचीली होने के साथ साथ यह पारगम्य होती है, पारगम्य होती है। अच्छा बच्चों, अभी कोशिका भित्ति को हमने कहा था सरंध्र होती है, और यहाँ पर बोला पारगम्य होती है। पारगम्य का अर्थ है कि यह कुछ पदार्थों को अपने से होकर गुजरने देती है। मतलब सभी पदार्थ इससे आसानी से आर पार नहीं जा सकते हैं। कुछ पदार्थ को ही, जिनको वह परमिशन देगी, कहेगी कि हाँ तुम्हें जाना है, उनको अपने से होकर गुजरने देगी, और अन्य पदार्थों को अपने से होकर गुजरने नहीं देगी। अगला देखते हैं, यह प्रत्येक कोशिका के कोशिका द्रव्य को दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य से अलग करती है। अर्थात यह कोशिका द्रव्य को घेरे रहती है, एवं एक कोशिका द्रव्य को दूसरे कोशिका द्रव्य से, यानी कि दूसरे कोशिका के कोशिका द्रव्य से अलग करती है। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसको समझिए आप। यह कोशिका द्रव्य को घेरे रहती है। जैसा कि चित्र में मैंने आप लोग को दिखाया था कि कोशिका द्रव्य है, उसके चारों ओर एक लचीली आवरण है जिसे कोशिका झिल्ली कह रहे हैं, और यदि दो कोशिका आपस में एक दूसरे के आसपास हैं तो उनकी कोशिका झिल्ली एक दूसरे से सटी हुई रहेगी और कोशिका द्रव्य को अलग करेंगी। परंतु यहाँ पर
कोशिका भित्ति में जिस प्रकार से हम लोग देखे थे कि मिडिल लेमेला होता है और एक सेल के कोशिका भित्ति दूसरी सेल के कोशिका भित्ति दोनों अलग रहती है, यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, यह एक कोशिका है तो यही दूसरी कोशिका की भी कोशिका भित्ति हो जाएगी। यानी कि इस कोशिका में ये कोशिका हो गया और ये कोशिका हो गया और ये इसका कोशिका द्रव्य है और इसका कोशिका द्रव्य है, तो यहाँ पर एक कोशिका झिल्ली दोनों सेल के कोशिका द्रव्य को आपस में अलग करेगी। समझ में आ रही है? यह कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाएगी। वहाँ पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका झिल्ली रहती है और जंतु कोशिका में सिर्फ और सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है। यह कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड और एवं प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और क्या हो गया? दोनों में पाई जाएगी, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाएगी। जंतु कोशिका में भी है और पादप कोशिका दोनों में यह पाई जाएगी। इस प्रकार से बच्चों कोशिका के दूसरे संगठक आप कोशिका झिल्ली को देखिए, लचीली हो गई, पारेगम हो गई, अर्थात कुछ पदार्थों को अपने से होकर गुजरने देती है और यह कोशिका द्रव्य को घेरे हुए रहती है एवं एक कोशिका द्रव्य को दूसरे कोशिका द्रव्य से अलग करती है। लिपिड एवं प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो उम्मीद है आपको कोशिका के संगठक समझ में आ रहे होंगे। अगले कक्षा में बच्चों हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से कोशिका झिल्ली की संरचना के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने मॉडल दिए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण सिंगर एंड निकोल्सन नाम के साइंटिस्ट ने मॉडल दिए हैं, जिनको सिंगर और निकोल्सन का मॉडल कहा जाता है। तो इस मॉडल को हम लोग चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। तब तक धन्यवाद।